पैसेज पढ़ने से पहले आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी होगी, सभी को अपने दिमाग में रखनी होगी कि इसका नाम है अनसीन पैसेज। क्या है ये? अनसीन पैसेज। क्यों कहते हैं इसको अनसीन पैसेज? क्योंकि ये अपठित है, यानी ये परीक्षा में पूछा ही इसलिए जाता है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उससे आपके अंदर कितनी समझ डेवलप हुई है। इसीलिए ये अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन है, यानी आपके कॉम्प्रीहेंसिव माइंड की जो है मूल्यांकन करने के लिए ही ये क्वेश्चन बनाया गया है कि आप जितना कुछ पढ़े हैं उन सब से आपके अंदर एक समझ डेवलप हुई है, जिससे आपके सामने कोई भी चीज़ आएगी तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं ना। किताब का मतलब ये नहीं होता किताब में जो लिखा है उसको पढ़ लिया, याद कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया उसका आंसर दे दिए, बल्कि क्या, उससे एक समझ आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। वो हुई है कि नहीं, इसी को परखने के लिए ये आपके परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए जैसे अब ये पैसेज है, पैसेज हमने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि अनसीन पैसेज चाहे जहाँ भी रहेगा वो आप पढ़े नहीं हैं, यानी पेपर में आया वो किसी किताब से नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि उस पैसेज को पढ़ना और समझना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे समझें? तो सबसे पहले आपको एक बार पैसेज को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। पैसेज को पढ़ते समय एक चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में ये सारी बात हो रही है, क्योंकि उसकी एक विषय वस्तु होती ही है। कोई भी चीज़ जो लिखी जाती है, पैसेज बनता है, उसका एक विषय वस्तु होता है, थीम होता है। तो पढ़ते समय ये बात दिमाग में रखेंगे कि ये बात किसके लिए हो रही है। जैसे मैंने इस पैसेज को देखकर बताया क्या कि ये विटामिन के बारे में बात हो रही है। क्यों कह दिया कि एक जगह विटामिन डी किया है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ अब आगे क्या करना है, तो एक बार तो आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर कर लेंगे किसके बारे में बात हो रही है। दूसरी बार अब आप पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का तो अर्थ समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में पूछ रहा है अब उसको दिमाग में रख करके फिर से एक बार पैसेज को पढ़िए। जब आप दोबारा पैसेज को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के आंसर को दिमाग में रख के पढ़ते हैं। हो सकता है 2 बार में कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो एक बार और पढ़िए, 3 बार पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी 15%, क्या 100 में 15 नंबर का क्वेश्चन अनसीन पैसेज हुआ। पॉइंट नोट करो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, परीक्षा से पहले आपको ये तैयारी दिमाग में रहनी चाहिए। सेट करो दिमाग में कि ये पैसेज जो क्वेश्चन पैसेज का है वो 15 नंबर का है, यानी 15%। पूरे पेपर का कितना परसेंट? इसका मतलब टाइम कितना देना है इसको? पूरे समय का 15%। 3 घंटे का 15% कितना हुआ? अरे 6 तिरिक 18, 180 मिनट हैं आपके पास। 180 का 15% निकाल के बताइए हमको कितना हुआ मैथ के स्टूडेंट। 15 मिनट इधर, कुल 27 मिनट। एकदम करेक्ट बता रहा हूं मैं। कितना? 27 मिनट। 27 मिनट आपको किस पर देना है? अनसीन पैसेज पर, ये घड़ी देख करके, नहीं इससे कम नहीं देना है। और यदि आप बिना देखे करेंगे या ये टाइम सेट नहीं करेंगे तो निश्चित है कि आप अनसीन पैसेज को 10 मिनट 15 मिनट में हल कर देंगे। और 10 मिनट 15 मिनट में हल करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आप सही हल नहीं कर रहे हैं, या एक तरह से कहिए कि एकदम टू द पॉइंट आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तब क्या करना है, आप अपनी घड़ी का समय देख लीजिए, आपको 27 मिनट इस पर देना है। जैसे आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कितने नंबर का है? 10 नंबर का है, यानी 10% आपको देना है। 18 मिनट किस पर? ये आपको नोट करना चाहिए। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 2% देना है, टाइम का 2% निकाल लीजिए। किस क्वेश्चन को कितना मिनट देना है, यदि आप ये टाइमिंग सेट करके जाओगे ना तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन न छूटेगा और ना तो कोई क्वेश्चन में कम और ज़्यादा समय लगेगा। हम जब भी करेंगे तो एकदम फैक्ट टाइम देंगे और पर्याप्त समय होता है, यानी ये पेपर सेट करते समय ये आपके लिए प्लानिंग है कि आपको पर्याप्त सफिशिएंट टाइम मिले। बस गलती कहाँ कर रहे हो
अपना टाइम तुम सेट नहीं करते। मैं पहले इसीलिए आज मैं इस चर्चा को इसीलिए कर रहा हूं कि आप सारे सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन पर, क्योंकि वो आपको डिसाइडेड है कि इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन या इतने नंबर का क्वेश्चन आना है, ये है ना तय, सब सारे विषयों में है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या लघु उत्तरी होगा, दीर्घ उत्तरी होगा, या एमसीक्यूज टाइप के होंगे, या शार्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये सब में क्या है, आपको समय देना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है उसको कितना समय देना है, ये आप सेट कर लीजिए। और घड़ी आपके पास होनी चाहिए। परीक्षा हाल में समय घड़ी नहीं है आपके पास, इसका मतलब आप सिस्टमेटिक कार्य नहीं कर रहे हैं। आप चले गए हवा में तीर चलाने, परीक्षा दे के चले आए, एक एक पॉइंट यदि आपने माइन्यूटली यदि मेंटेन किया तो पक्का मान लो कि तब आप अपना काम बड़े इत्मीनान से और अच्छे से करके आएंगे। जब हम कोई भी काम सिस्टमेटिक करते हैं तो उसमें 100% गारंटी होती है सक्सेस की। सिस्टमेटिक होना चाहिए, वो सिस्टम आपको पता होना चाहिए। और हमको लगता है कि मैक्सिमम विद्यार्थी को ये सिस्टम पता नहीं है। मैं गुजरा हूं उन रास्तों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये गलतियां मैंने की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। परीक्षा के पहले आपको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, इससे आपका अच्छा हो। ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। घड़ी किसके पास नहीं है, घड़ी सबके पास है। घड़ी का सही सदुपयोग कब होना चाहिए ये बात तय कर लो। बोर्ड कोई परीक्षा हो, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में बैठे हैं, वहां भी यही सब प्लानिंग है। कभी बिना प्लानिंग के चले गए तो पता चला, जानते हो कि क्वेश्चन हल कर दिया, जो क्वेश्चन आ रहे थे वो सही हल कर दिया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको जल्दबाजी में हल कर दिया। 15 मिनट पहले ही पेपर हमारा हल हो गया। बाद में हम बैठ के पछता रहे हैं, उसमें एक आध दो क्वेश्चन ऐसे थे कि गंभीरता से हम सोचते तो सही होते। 15 मिनट पहले हम पेपर हल करके बैठे हैं, अब तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। और वहां गलती क्या थी, हमने सिस्टमेटिक किया नहीं, टाइम सेट किया नहीं। वही हाल तुम्हारे साथ होगा। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख चुके हैं और उसके बाद आपके पास समय बच भी गया तो क्या करेंगे आप, उसमें काट पीट करेंगे, क्वेश्चन का इंप्रेशन रह जाएगा वो। तो हम क्यों ना, हम जल्दी भी करें, हमारा क्वेश्चन गलत ही हो रहे या हमको उसका आंसर आ ही नहीं रहा है, लेकिन हमारी टाइम जो है उतनी ही देंगे हम। आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, हम टाइम उतना देने के लिए अपना बाउंड हो गए तो हम अपना अच्छा कर पाएंगे, ये पक्का मान लो। बाउंड कर दो अपने आप को कि इस प्रश्न को इतने ही मिनट में करना है हमको। आर्टिकल लिखने लगे, आर्टिकल 10 नंबर का है, अब आर्टिकल आप 2 लाइन 4 लाइन लिख करके बैठे हैं, उतना ही छोड़ दिए, 10 लाइन लिख दिए, फालतू फालतू चीज़ों को भर रहे हैं, कहीं आगे वाला क्वेश्चन हमारा छूट न जाए। फालतू फालतू चीज़ को भरने की क्या जरूरत है, इत्मीनान से सोच लीजिए। आपने 10% दिया, 18 मिनट उसको देना है, 18 मिनट उसको देना है, तो हम 5 मिनट बैठ के सोचेंगे, तथ्यों को कलेक्ट करेंगे। जब हमारे तथ्य कलेक्ट हो जाएंगे, फैक्ट्स कलेक्ट हो गए, हम उसको इत्मीनान से लिखेंगे। एकदम धैर्य के साथ लिखो, तुम्हारे पास मैटर बहुत है, मैं बता दे रहा हूं, पहले भी बताया अब भी बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास अब मैटर बहुत है। बस उनको क्या करना है, सिस्टमेटिक वे में रखना है। हर सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चंस को अपना टाइम लिमिट बांध दो कि इस वाले प्रश्न को इतने मिनट में हमको करना है। कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है और पूरा का पूरा आंसर लिख कर आना है। हमें जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, सोचोगे कि जो उनका नहीं आ रहा है उस पर काहे बहुत समय दें, हम जो आ रहा है उसी पर समय दें। काहे दें भैया, जो आ रहा है उसको हमने किया, उसको टाइम लिमिट में बांध दो। उतना करने के बाद, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतने पे ही मार्क मिलने वाला है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आप पूरा छोड़ने जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि उस पर बैठ के दिमाग से, धैर्य से दिमाग पर जोर दीजिए और उसका आंसर ट्रेस कर लीजिए, रिलेटेड आंसर तैयार हो जाएगा। और आंसर तैयार हो गया तो 2 नंबर में कुछ तो मिलेगा। ये है टाइम प्लानिंग। टाइम को बांधिए, अपने टाइम बाउंडेशन करिए कि हर क्वेश्चन को कितना देना है। और अनसीन पैसेज में लापरवाही, मैं कापी चेक करता हूं, मैं अपने अनुभवों को बता रहा हूं। ये जानो तुम कि मैक्सिमम कापियां ऐसी मिलती हैं कि जो क्वेश्चन अनसीन पैसेज को बच्चे क्या करते हैं, सबसे हल्के में लेते हैं कि अनसीन पैसेज में तो करना क्या है, इस वाले प्रश्न का उत्तर पैसेज में देख लिए, इसमें जो सब क्वेश्चन में जो कोई एक शब्द मिल रहा होता है
उसी शब्द से रिलेटेड ऊपर वाले पैसेज में कोई लाइन मिल गई, उठाए एक लाइन से एक लाइन उठा के रख दिए, और आप उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर में 3 नंबर मिलेगा। क्या आप करेंगे? और मैं बता रहा हूं, कॉपी मुझे चेक करनी है। आप जो कर रहे हैं वो मुझे पहले से पता है, अब मैंने डिसाइड कर दिया यहीं पर कि अब आपको 1 नंबर से ऊपर नहीं मिलना है। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि आपने दिमाग का कहीं प्रयोग किया ही नहीं। और कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में करना क्या है आपको? अनसीन पैसेज इसीलिए क्वेश्चन बनाया ही गया है कि आप उस पर अपने दिमाग का प्रयोग करके आंसर देने का प्रयास करिए। फिर मैं बता दूं कि चाहे क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, लेकिन यदि आपने प्रयास किया है तो मार्क्स आपको मिलना है। और यदि आपने छाप दिया उठा के केवल, उसमें लाइन नहीं मिल रही है, तो उस पर नंबर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अब एग्जामिनर के मन में है कि इसको नंबर देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये खुद ही ऐसे लिखा है कि लाइन को छाट करके इस बच्चे ने लिख दिया कि नंबर दे देगा तो वाह वाह, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और जो लड़का मेहनत से लिखा होगा ना, वो चैलेंज कर देगा। जो बच्चा क्वेश्चन का आंसर अपना बना करके लिखेगा, समझ के लिखेगा, वो क्या करेगा? चैलेंज करेगा। इसलिए एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चे ने यदि अपने से बनाकर लिखने का प्रयास किया है तो इसको क्या करो? फुल मार्क करो। घर से तो देना नहीं, किसी को अपने घर से देना है क्या? किसी को अपने घर से नहीं देना है। आप लिखेंगे, नंबर उसको दे देना है। और ना ही उसकी कोई जो है किसी जो है विद्यार्थी से या किसी छात्र से, किसी शिक्षक की कोई दुश्मनी नहीं है। वो भी चाहता है कि बच्चे का फायदा हो, नुकसान न। तो इन सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए अब ही मेरे साथ ही आप ये तय कर लीजिए, अभी ये तय कर लो कि अनसीन पैसेज पर कितने मिनट? 27 मिनट देने हैं घड़ी से। एक बार पढ़िए, 3 बार तो आपको पढ़ने के लिए मैंने दे दिया कि 3 बार पढ़िए उसको। पहली बार पढ़िए तो उसका थीम निकाल लीजिए। दूसरी बार जब पढ़िए तो क्वेश्चन को पहले पढ़ करके क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को समझते हुए पढ़िए। फिर उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार पूरा मैटर समझने का प्रयास करिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर बना दीजिए। आपके पास ग्रामर है, ये है, उसका प्रयोग करिए। और दूसरी चीज़, आपको यदि ये लग रहा हो कि ये हमें हिंदी में आ रहा है, अंग्रेजी बनानी है इसकी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की समस्या ये है, किसी प्रश्न का उत्तर देते समय हिंदी में उत्तर तो आ रहा है, अंग्रेजी नहीं आ रही है। या अंग्रेजी बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? एक जगह लिखें फिर उसका अंग्रेजी बना लें। ऐसा हो सकता है ना, कुछ कमज़ोर टाइप के जो या कुछ हो सकता है डिफ़िकल्ट सेंटेंसेज हों जिनको बनाने में समस्या होती है। आप अपने पेज का एक पेज ले लीजिए, बाएं साइड का कोई पेज, कॉपी का कहीं का एक पन्ना उठा लीजिए, फ्री हैं आप। परीक्षा सेंटर वाले यदि आपको कुछ कह रहे हैं तो उनसे कहिए कि मुझे रफ करना है। कहाँ जाएंगे रफ करने के लिए? और ये आपको बता दूं कि गाइडलाइन है कि यदि आपको रफ कार्य करना है तो कोई एक पेज ले लीजिए और वहाँ ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य। उस पेज पर क्या लिख दीजिए? रफ कार्य। आप आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, चाहे वो पहला पन्ना ले लो, चाहे वो बीच का पन्ना ले लो, चाहे आखिरी का पन्ना ले लो। रफ कार्य अब उस पर करना है हमको। हम आगे इधर आंसर लिखेंगे, जहां समस्या आएगी रफ कार्य पर जाएंगे, वहां लिखेंगे, उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर वहां लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। रफ कार्य भरा, अगला पेज का अगला पन्ना ले लो, किसी एक पन्ने को लो और उस पर पूरा का पूरा पन्ना लो और उस पर लिखो क्या? रफ कार्य। और रफ कार्य करके उसको रंगना नहीं है कि काट दो दिखाई ना पड़े एग्जामिनर को। रफ कार्य करो, वो दिखाई भी दे। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि बच्चे ने क्या किया? प्रयास किया। ये समझो, पहले एग्जामिनर के ऊपर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपने रफ कार्य करके प्रयास किया और उसको अंतिम में जब आप कर लेते हैं तो वो रफ कार्य वाला पन्ना पूरा एक सिरे से 2 सिरे तक एक लकीर से क्रॉस करो। रंगो मत, किसी भी सेंटेंस को काटने की जरूरत नहीं है। उस पर नंबर नहीं मिलेगा लेकिन उसका नंबर पॉजिटिव बना देगा, जो दिखाएगा आपके प्रयास को दिखाता है। वो ये सारी चीजें दब गई थी बच्चों के अंदर। ये बात
अभी बहुत सारे टीचर्स तो ये कहेंगे कि अरे इस पर रफ मत करना, कक्षवा में ड्यूटी करने वाले लोग भड़काते हैं जिनको पता ही नहीं है दुनियादारी से, कभों कक्षा का मुंह नहीं देखे, रिजल्ट लेकर बैठे हैं, डिग्री हासिल कर लिए होंगे, तो वो बहुत हड़काएंगे, अरे ये ऐसे कर रहे हो, ये नकल हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। रफ कार्य करिए, रफ कार्य करके उसको काट लीजिए। सीसीटीवी कैमरा से निगरानी हो रही है, दूर शिक्षक लगे रहेंगे, उसमें जो है सचल दस्ते दौड़ते रहते हैं, कौन नकल करेगा। अब नकल की बात छोड़ो, तुम इत्मीनान से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के अपनी कॉपी को अपने ढंग से हल करो। और हल करने का यही तरीका है कि रफ आपको करना ही पड़ेगा। आप इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, और आप छोड़िए, कोई शिक्षक बैठेगा, मैं बैठूंगा तो मुझे भी रफ की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा लिखने में कहीं गड़बड़ हो सकती है। भाई हमें लिखने में, हमारा जो आंसर लिख रहे हैं उसमें कहीं क्रॉस ना हो, हमें यह ध्यान देना है। भले ही हम रफ कार्य करके वहां क्रॉस कर लें, इसीलिए तो है वो, तब ना हमारा इफेक्टिव आंसर होगा। तो इन सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप आंसर लिखने से पहले, यदि आपको कोई समस्या आ रही है, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है, हिंदी आ रहा है, अंग्रेजी नहीं आ रहा है, तो पहले हिंदी में लिख लो, उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद करो, फिर उसको ले जा करके वहां सेट कर दो। बट आसान हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास समय तो पर्याप्त है, 27 मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन कितने हैं? 5 ही क्वेश्चन है, 15 नंबर के, 15 नंबर के 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के। आपको 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर का करना है और 27 मिनट है, बांट लो उसको भी। तो हम पर्याप्त समय लेकर के नहीं कर सकते क्या? अरे 5-5 मिनट भी हम 5-5-25 ले लें, तब भी तो हमारा 5-5 मिनट मिल रहा है। पढ़ने के लिए निकाल दो 5 मिनट एक्स्ट्रा, 4-4 मिनट दे दो उसको, 3-3 मिनट दो 3 नंबर के क्वेश्चन को, तो भी तुम्हारे पास पर्याप्त है। 3 मिनट कम नहीं कहलाता है। सेंटेंस बना लो, और सेंटेंस इतना बड़ा बड़ा नहीं बनता है कि एक पैसेज का बनेगा। आंसर जो बनेगा ना, वो 2 लाइन का ही बनता है। 2 लाइन का बनाए, फट से लिख लिया। और सारे क्वेश्चन को रब करने की जरूरत थोड़ी है। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप डायरेक्ट सेट कर लेंगे। अब कोई क्वेश्चन हु से पूछ रहा है, केवल नाम लिखना है। कोई क्वेश्चन व्हाट से पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट लिखना है। कोई क्वेश्चन वेयर से कर रहा है तो प्लेस ले। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हुए, बस उसमें ट्रेस किया, उसको फिट किया, अपना आंसर तैयार हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आंसर ज्यादा बनाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है, इसको आप लिख सकते हैं। 60 क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको भी आप पहले लिख सकते हैं। कुछ बिंदु हैं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले आप रिमाइंड कर लीजिए, कुछ बिंदु आपको ध्यान में आए तो उनको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उनका आंसर लिखने का प्रयास करिए। डायरेक्ट क्यों लिखेंगे भाई? हो सकता है डायरेक्ट लिखने लगे, शुरू कहीं और से करना था, वो बात बीच में फिर याद आ गई कि अरे यहाँ से शुरू करना चाहिए था, तब क्या करेंगे? अब काटेंगे। और यदि वहाँ हम रिमाइंड करके बिंदु वाइज लिख लिए तो हम सिस्टम बैठा लेंगे, नहीं ये बात पहले लिखनी है, ये बात बाद में, ये बात बाद में लिखनी है। तो हम जब लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा? पूरा सिस्टम से लिखा जाएगा। ये सारी बातें मायने रखती हैं पूरी परीक्षा में। भाई देखो, ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि आप बेहतर मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको अपनी कॉपी को बेहतर प्रदर्शित करना पड़ेगा। नहीं चाहते हैं, आप केवल क्वालिफाइंग हैं तो आप क्वालिफाई करिए, लेकिन उसमें भी क्वालिफाइंग में भी तो कई तरह से हो गया भाई। एक सामान्य कैटेगरी, एक मीडियम कैटेगरी, एक अच्छी कैटेगरी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप किस तरह की क्वालिफाइंग मार्क्स लेना चाहते हैं, ये तो आप तय करिए ना। और जैसा चाहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है? जैसा प्रयास वैसा रिजल्ट मिलेगा।